नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि धर्म क्या है, एक लाइन में कहा जाए तो आपका क्या जवाब होगा? धर्म जो धारण करने योग्य हो। अगर इसे और विस्तार से समझने की हम कोशिश करें कि धर्म क्या है, धर्म कहता है कि जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया ना जा सके। लेकिन आज की पृष्ठभूमि पर जिस तरह से धर्म और जाति की लड़ाई को लेकर वैमनस्यता बनाई जा रही है, ज़्यादातर प्रभावित हमारे नवयुवक हो रहे हैं। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं विजय बहादुर यादव जी, जो काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगे हुए हैं और छात्र जीवन भी इनका राजनीति के दौर से गुजरा हुआ है। बिना देरी किए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे स्टूडियो में समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई उमेश जी कि आपने हमें आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा और मैं अपने व्यूअरों को बताना चाहूँगा कि विजय भैया जी काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। शायद सर आप छात्र से ही राजनीति करना शुरू कर दिए सर? जी जी जी। तो थोड़ा सा सर आप अपने बारे में बताएं कि आपका छात्र जीवन कैसा रहा? देखिए, मेरा जो एकेडमिक करियर रहा पूरी जी तरीके सर। से, मैं श्री शंकर जी इंटरमीडिएट कॉलेज पुष्पनगर, जो जिले का एक प्रतिष्ठित विद्यालय रहा है जी अपने दौर में और आज भी है। जी और मैं वहाँ से इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बायो ग्रुप से जी मैं शिवली कॉलेज में, उसके बाद का मेरा एकेडमिक करियर रहा। शिवली कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी सर। शिवली कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी, सोशियोलॉजी से। जी, जी। शिवली कॉलेज से मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया जी। और शिवली कॉलेज से ही हमने बीलिप भी किया। अच्छा। और आजमगढ़ से ही मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा ITI किया इलेक्ट्रिकल से, और 2 साल की अप्रेंटिसशिप भी मैंने वहीं 400 से किया। जी। उसके बाद मैं सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए प्रयागराज चला गया। अच्छा सर। और कुल भास्कर आश्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया। 12 विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर थे जी। जिसमें मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि उत्तर प्रदेश के उस सेशन को मैंने टॉप किया था। जी। 2007-8। फिर मैं बीलिप करने के लिए शिवली कॉलेज आया। जी। शिवली कॉलेज को भी मैंने बीलिप में जब मेरा दाखिला था तो शिवली कॉलेज भी मैंने टॉप किया। अच्छा सर, इतना मेधावी छात्र होने के और बावजूद। इसके बाद जी जी। मैं एमलिप करने के लिए TD कॉलेज चला गया और मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण रहा कि मैं एमलिप जब कर रहा था तो मैंने TD कॉलेज भी टॉप किया था। बहुत बहुत बधाई हो और सर। उसके आपका। बाद जी मैंने हिंदी से जी स्नातकोत्तर अवध यूनिवर्सिटी से किया। जी। ये मेरा पूरा एकेडमिक करियर रहा। और O लेवल और ये तो सर अपने ट्रिपल आप सी में आप लाइब्रेरी खुद है सर। आपने जितना शिक्षा ग्रहण किया है और हमारे समाज में ऐसे ही शिक्षित युवा नेता की ज़रूरत भी है सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब आप इतने पढ़ाई में कुशल थे तो क्या कभी आपको लगा नहीं कि मैं सिविल सर्विस वगैरह भी कर सकता हूँ? देखिए, मैं लगा तो ज़रूर। जी सर। और चूंकि मैं टेक्निकल हैंड की तरफ मुड़ गया था। जी जी। और चूंकि टेक्निकल हैंड जब मैंने कर लिया तो मेरा इंटरव्यू हुआ हिंडाल्को में। अच्छा सर। 95 में जी जी। जब मैं अप्रेंटिसशिप करके निकला जी जी। तो हिंडाल्को में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो उसमें मेरे पहले फिजिकल हुआ, रिटेन हुआ, जी। फिर इंटरव्यू हुआ और मेरा चयन भी हुआ। अच्छा सर। 95 में मेरा चयन हिंडाल्को में हो गया था। तो सर ज्वाइन किया आपने? और मैं ज्वाइन करने के बाद जी सर। बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा मैं जी कि जो छात्र जीवन से जो पॉलिटिक्स की जब शुरुआत होती है, जी जी। कुछ साथियों का साथ मिला और राजनीति की तरफ मैं बढ़ा। तो मैं उनको राजनीति में स्थापित करने के लिए मैं हिंडाल्को की नौकरी छोड़ करके शिवली रिजाइन कॉलेज। कर दिया आपने? हाँ, रिजाइन करके मैं रिजाइन क्या किया बताया ही नहीं किसी को मैं। जी। और सीधे बस पकड़ के शिवली कॉलेज जाके लॉ में एडमिशन करा लिया। कितने महीने तक आपने वहाँ पे जॉब की? बस मात्र 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन जो ही ज्वाइन किया। साथियों ने कहा कि चुनाव कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो बड़ा दूसरा दौर था। हालांकि मुझे आज एहसास होता है कि वो दौर जो मेरा था उसमें मैंने अपने साथ यानी आपको नाइंसाफी खलती किया। है सर। आज मैं चला आया शिवली कॉलेज में, मैंने दाखिला ले लिया। जी सर। और यूं भी राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी सर। मैं स्पोर्ट्समैन था। अच्छा सर। मैं हॉकी खेलता था। जी इंटरमीडिएट तक तो मैं क्रिकेट खेला जी। और उसी में 1 आध साल हॉकी भी खेला था बीच में, जब इंटरमीडिएट में था पुष्पनगर में। जी। और हॉकी मेरे जीवन का सबसे फेवरेट गेम था। अच्छा सर। और मैं शिवली कॉलेज में हॉकी खेला, राइट आउट में खेलता था। 3 साल की कैप्टनशिप भी मेरे पास शिवली कॉलेज में रही। मैं स्टेट खेला, मुझे 10 अंक मिला करते थे इंटरव्यू वगैरह, मुझे 10 अंक मिले थे। जी सर। तो हॉकी मेरा बहुत प्रिय गेम था।
लेकिन आज का जो वहाँ से निकलने के बाद मैं जब राजनीति में चला गया तो खेल सब धरे के धरे रह गए। और राजनीति में धीरे 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 जो कहते हैं एक चस्का लग जाता है, एक नशा हो जाता है। राजनीति का जो नशा लगा तो साथियों के साथ मिल करके हम लोगों ने राजनीति शुरू कर दिया और धीरे धीरे आज आपके बीच में है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज वर्तमान समय में मैं माननीय वर्तमान विधायक हैं जो फूलपुर के श्री रमाकांत यादव जी के 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार एमएलए हैं जी, और मैं उनका प्रतिनिधि भी हूँ जी सर जी। और मैं 2 बार कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर भी रहा। 1 बार मैं चुनाव लड़के जीता और 1 बार मैं निर्विरोध हुआ सर, बहुत बड़ी बात है इसमें। और मैं 2 बार साधन सहकारी समिति रसावा का निर्विरोध चेयरमैन भी बना और वर्तमान में भी मैं चेयरमैन हूँ जी सर। साधन सहकारी समिति रसावा का मैं वर्तमान में चेयरमैन हूँ और 2 बार मैं जिला पंचायत लड़ा। दुर्भाग्यशाली रहा, फूलपुर में मैं 2015 में लड़ा जी सर, तो मात्र 72 मतों से मैं चुनाव हारा। 72, हाँ ओनली 72 जी। बसपा कैंडिडेट से मैं 72 मतों से चुनाव हारा। हमारी सरकार थी, कभी कभी आरोप लगा करते हैं हमारी सरकार समय की थी कि लोग बेईमानी करके जीत लिया करते थे, ये करते थे वो करते थे, बट मैं मात्र 72 मतों से हारा। मेरी सरकार थी, मेरे एमएलएज थे बट निष्पक्ष हमने कहा कि हम हार गए तो हार गए, नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे। 21 में कनेरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जी। और मात्र 136 मतों से चुनाव हारा, काफ़ी करीब पहुंच के सर। और अब फिर मैं वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ जी। और जनता के बीच में मैं 2021 से ही अनवरत बना हुआ हूँ, जैसा कि आप लोग देखते भी हैं जी जी। उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ। आगे आने वाले समय में 2026 में जो भी चुनाव होंगे, अगर सीट मुझे मिलेगी तो मैं फिर चुनाव वहीं से लड़ूंगा और जनता जो मुझे अपना आशीर्वाद देगी उसे मैं उसी तरीके से ग्रहण करूंगा जैसे पीछे उन्होंने मुझे दिया है। और मुझे अपेक्षा है कि इस बार उस भंवर से मुझे निकाल करके उस पद पर जरूर आसीन करेगी, सेवा करने का मौका जरूर जी, जिसके लिए मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूँ। मुझे सेवा करने का अवसर इस बार जरूर मिलेगा। बहुत सर आपका गुडविल है और सर आपने काफ़ी संघर्ष करके आज इस मुकाम पर है सर। अब सर बात करते हैं, जो नवयुवक ज़्यादातर भ्रमित हैं जिस मुद्दे को लेकर, धर्म को लेकर सर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने योग्य हो, और जिस तरह की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार धर्म को लेकर राजनीति कर रही है, नवयुवक को इससे बचना चाहिए या इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए? सर आपकी राय से क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, नौजवान को तो सबसे पहले शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। जी सर, एकदम सही। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता है। जी। ये सही है कि भारत विभिन्न जातियों, संप्रदायों और धर्म का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग इसी देश के अंदर निवास करते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक वाहिद कंट्री है जिस कंट्री के अंदर, जिस देश के अंदर इतनी सारी जातियाँ और इतने सारे धर्मों का समावेश। जी जी। ये भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि भारत के पास बहुत सोना था जी। एकता में अनेकता की मिसाल जी, गंगा जमुनी तहजीब, विभिन्न धर्मों का समायोजन, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ बैठ कर के इस मुल्क के अंदर रहते हैं, आपसी भाईचारगी के साथ रहते हैं। यही चीज इस देश को सोने की चिड़िया बनाती है। ये ठीक है, सबका अपना अपना धर्म है, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करता। जी जी जी। आपका अपना हिंदू धर्म है, किसी का मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई, सारे लोग अपने अपने धर्मों के अनुयायी हैं। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। जहाँ तक आस्था का सवाल है, आस्था अलग है, शिक्षा अलग है। शिक्षा अलग है। शिक्षा कभी आस्था से अपने आप को अलग नहीं करती है। ये शिक्षा नहीं कहती कि आप आस्था मत रखिए, बिल्कुल आस्था रखिए, लेकिन उसमें इतना लीन मत हो जाइए कि आप शिक्षा से दूर हो जाइए, वंचित हो जाएं। क्योंकि इस देश को चलाने के लिए, इस देश को उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा विहीन व्यक्ति जो होता है या शिक्षा विहीन समाज जो होता है, वो समाजशास्त्रियों ने कहा है कि वो पशु समाज की समाज। क्योंकि आज शिक्षा नहीं होती तो शायद हम चांद पर नहीं होते ना होते। आज शिक्षा नहीं होती तो हमारे पास बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर्स, साइंटिस्ट या अन्य पदों पर जो बैठे हुए हमारे, यूँ कहिए कि कई राजनेता भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया है। तो शिक्षा किसी भी देश की आधार है, आधार स्तंभ है। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सर अब आगे बात को करते हुए मेरे पास एक आंकड़ा है, भारत में लगभग 6,49,000 हिंदू मंदिर हैं और मस्जिद 6 लाख हैं। और हाल में ही योगी सरकार ने जो फैसला लिया, 5
1000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने में। मंदिर मस्जिद की संख्या बढ़ रही है और शिक्षा के मंदिर बंद हो रही है। सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर सरकार को बहुत संजीदगी बरतनी चाहिए। जी देखिए, मंदिर मस्जिद तो कोई भी व्यक्ति बनवा लेगा। जी एक धर्म के अनुयायी बनाते हैं कि हमारी मस्जिद रहेगी, हमारा मंदिर रहेगा। लोग चंदा करके बना लेते हैं, लेकिन आपने कभी चंदा करके किसी विद्यालय को बनाते जी, हैं? बहुत सुनने में नहीं आया कहीं पे ये। जी तो वो तो बन जाएगा। जी जी लेकिन विद्यालय बनाने का काम सरकारों का है। जी लोकतंत्र में जो चुनी गई सरकारें हैं, उनका काम है कि वो शिक्षा का मंदिर बनाएं, विद्यालय बनाएं, जहाँ से देश की तरक्की हो सकती है। मंदिर पर तो आप पूजा पाठ करके चले जाते हैं। जी आपने किसी देश में मंदिर और मस्जिद से तरक्की देखी है? आस्था का सवाल है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा तो करता। अपना व्यक्तिगत मामला हो। हम पूजा पाठ करते हैं, हम भी करते हैं, वो जी। भी करते हैं, सारे लोग अपनी अपनी सबकी आस्था अपना पूजा पाठ करें। लेकिन किसी भी देश का विकास, किसी भी राष्ट्र का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। जी जी। तो सर, आपके हिसाब से ये जो विद्यालय बनने का निर्णय है, ये गलत है? नहीं, विद्यालय बननी चाहिए, कौन कहता है गलत है? विद्यालय तो बननी चाहिए। जी हाँ, विद्यालय को खत्म करने का जो निर्णय सरकार वो ले रही गलत है है। वो गलत है और जी। बहुत गलत है। जी। मैं इसकी कटु शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ। अच्छा सर, आपके हिसाब से अगर आपको निर्णय लेना हो कि जो विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, सरकार को उसके प्रति कठोर कदम उठाना चाहिए। जी, अपने कर्मचारियों पे। अपने कर्मचारी, देखिए, एक नियम उनको लगाना चाहिए कि जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जी सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो उसमें शिक्षक हैं जी उनके बच्चे जी उन सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। जो सरकारी कर्मचारी हो, जहाँ पर पोस्ट हो, वहाँ पर उनके बच्चे, अगर उनका परिवार रहता हो तो वहाँ पर उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। और जो जनप्रतिनिधि हैं गांव में, जी जो प्रधान जी हैं, बीडीसी हैं, महाप्रधान जी हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि जो जी हैं, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। मेरा अपना मानना है, और क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सही। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपना बेटा सबसे प्रिय होता है, जी। और जब उसकी औलादें, उनके लोग उस विद्यालय में पढ़ेंगे तो कौन चाहता है कि मेरा बच्चा, लोगों में विश्वास जगेगा। तमाम सारे लोग भी आएंगे कि जी, गुरुजी अपने बच्चे को अपने विद्यालय में अपने भी पढ़ाते हैं, तो हमारा बेटा क्यों। जाना देखिए, जो विद्यालय गवर्नमेंट के हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, ट्रेंड लोग रखे जाते हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, जी, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी विद्यालयों में हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जी उनसे ज़्यादा बेहतर शिक्षा वहाँ मिल सकती है। तो सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देना चाहिए और एक अनुबंध कराना चाहिए उनके जो एम्प्लॉइज हैं, जी उसमें अध्यापकगण हैं या दूसरे अदर एम्प्लॉइज भी हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को एक नियम बना देना चाहिए, क्राइटेरिया कर देना चाहिए कि सारे लोगों के, उतने लोगों के बच्चे उस प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्यता होनी चाहिए। अच्छा सर, नवयुवक तमाम भ्रमित रहते हैं इस बात को लेकर, राम को, रहीम को लेकर। कुछ मैं देखा हूँ विद्यार्थी भी जो है धरना प्रदर्शन वगैरह करने चले जाते हैं, शासन से प्रभावित होकर, सरकार से प्रभावित होकर। क्या नवयुवक धर्म को छोड़कर शिक्षा अगर अपना लेता है तो क्या किसी तरह से अधर्मी कहला सकता है? और कत्ते नहीं कहला सकता अधर्मी। कैसे अधर्मी कहलाएगा? शिक्षा कभी किसी धर्म को मानने से इनकार करती है? जी है शिक्षा तो जब आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो जो किताबें पीछे हम लोगों को पढ़ाई गई हैं, जी उसमें किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं पढ़ाई जाती जी, सारे धर्म, हर धर्मों के बारे में बताया जाता है। जी। और अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो धर्म की तरफ जो लोग अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा उनको शिक्षा की तरफ आकृष्ट। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही एक्टिव रहते हैं, धर्म एक आस्था का विषय है और शिक्षा एक चरित्र का निर्माण करने का विषय है। दोनों को एक तराजू पे तौला नहीं जा सकता। अब मैं भैया एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमानों का दंगा ज़्यादा होता है और मंदिर की संख्या सबसे ज़्यादा आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में है, लेकिन वहाँ पे केवल 2 दंगे हुए आज तक, 1994 में और 2013 में, जो कि वहाँ पे धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। चोल वंश भी दक्षिण भारत की तरफ से थे और मुगल वंश 1526 में बाबर के रूप में यहाँ स्थापित हुआ। तो क्या ये सही है कि मुसलमान के आने के वजह से ही धर्म युद्ध हुआ या इसके पहले भी धर्म को लेकर युद्ध हुआ करते थे? देखिए, किसी के आने से धर्म युद्ध नहीं हुआ।
जो अपना आधिपत्य बनाने के लिए, जी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जी। ठीक है, उन लोगों को अपना आधिपत्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार का तिकड़म करना जरूरी, मतलब वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई जी, थी, जी जो आज भी आपने कहा कि गुजरात में जी और उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। जी ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जी अपनी राजनीतिक रोटी, अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए आज कहीं ना कहीं समाज में हिंदू मुसलमान धर्म और जात की राजनीति करना शुरू कर दिया। और उसी की वजह से आज जो संघर्ष हुआ वो हिंदू मुसलमान के बीच हुआ, मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मंदिर है तो मंदिर बन जाए, मस्जिद है तो मस्जिद बन जाए, मंदिर वाले मंदिर में पूजा करें, मस्जिद वाले मस्जिद में पूजा करें। क्या ईश्वर कभी कहता है कि आप मस्जिद है तो उसके उनके लोगों से झगड़ा करो, या मंदिर है तो मस्जिद वाले उनसे झगड़ा करें? कोई धर्म तो नहीं कहता है। सभी धर्म समानता की बात करते हैं, सभी धर्म यही कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। वो मुसलमान भी कहता है पूरे विश्व का कल्याण हो, और हिंदू भी कहता है विश्व का कल्याण। जब आप सबके कल्याण की बात सोचते हो मेरे भाई, तो ये आपस में झगड़े किस बात के हैं? ये झगड़े पैदा किए जाते हैं उन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से जिनका साम्राज्य कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पर होता है, तो उसको जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ तिकड़म करते हैं, मुद्दा बनाए रखते हैं, मुद्दा बना करके हमको आपको गुमराह करने का काम करते हैं। और हम आप वही गुमराह होते हैं जो शिक्षा से दूर हैं। अगर हमारे अंदर शिक्षा है तो निश्चित रूप से कभी हम उस झगड़े में नहीं पड़ेंगे, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है आज भी, चाहे ग्रामीण अंचल इलाके में चाहे शहरी इलाके में, वो इन मुद्दों से अलग रहता है कि हम इस हिंदू मुसलमान या धार्मिक मुद्दों के बीच में नहीं पड़ेंगे। हम शिक्षित बनेंगे, देश का उत्थान करेंगे, और शिक्षित बनने से ही हमारा देश विश्व के मानस पटल पर अपना स्थान बना पाएगा। अब सर, हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ग्रहण करने के लिए इस लाइब्रेरी में आए हो। जी, लाइब्रेरी सब बड़ा गूढ़ शब्द है। जी सर। किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता और किसी ही देश के विकास का रास्ता उस पुस्तकालय के अंदर निहित पुस्तकों से लगाया जाता है कि उस पुस्तकालय के अंदर किस तरीके की पुस्तकें हैं, उसी से उस देश का मानक तय होता है कि इस देश की ये संस्कृति थी, इस देश की ये सभ्यता थी, इस देश में इस तरीके के पढ़ने वाले लोग हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम के लिए आए हो, पहले उसको पूरी तन्मयता से करो। जो आपका लक्ष्य है, जो आप उसको गेन करो, टारगेट अचीव कर लो, क्योंकि आज जो वक्त है वो कल नहीं मिलेगा। समय जब व्यतीत हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। एक उम्र जब ढल जाएगी तो फिर दूसरी लाइन में जब आप प्रवेश करेंगे तो फर्स्ट लाइन नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा उनसे कहना है कि आप अच्छी तरीके से खूब तन्मयता के साथ मन लगा करके पढ़िए, बेहतर तरीके से आप अपने आप को स्थापित करिए। जो सिविल सर्विसेज हैं, संघ लोक सेवा है, लोक सेवा आयोग के जो तमाम सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, मेरी शुभकामना है कि आप उसमें अपना स्थान ग्रहण करें और इस संस्था का भी नाम इसके साथ साथ रोशन करें। दयार का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, गाँव का नाम रोशन करें, और विश्व के मानस पटल पर भारत का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने सुना भैया के विचार को कि धर्म एक आस्था का विषय और शिक्षा एक चरित्र निर्माण का विषय है। आज के लिए बस इतना, फिर एक नए चेहरे के साथ प्रस्तुत होंगे।